हेलो दोस्तों, अनमोल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है स्टेशन की मुलाकात। सुरेखा ने सुबह के नाश्ते के बाद घर का काम ख़त्म किया और टीवी चलाकर बैठ गई। उसके हाथ सिलाई घुमा रहे थे। सत्यम के लिए नई डिजाइन का एक स्वेटर तैयार हो रहा था। सीरियल में जैसे ही ब्रेक हुआ, जैस्ना की आवाज़ सुनाई दी। वह योगा करने के बाद रसोई में आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय का भगोना कहाँ रख दिया है? ज्योत्सना रसोई से ही चिल्लाई। सुरेखा ने वहीं बैठे बैठे जवाब दिया, बर्तन स्टैंड में रखा है। ज्योत्सना की गुस्से में भरी आवाज़ सुनाई दी, रोज ही मैं इस टाइम चाय बनाती हूँ, तो बर्तन संगवाए क्यों चाहते हैं? सुरेखा चुप होकर सब सुन रही थी। ज्योत्सना बड़बड़ रही थी, नाक में दम कर रखा है। कुछ भी काम करने जाओ, यह औरत पहले ही वहां पहुंच जाती है। हे प्रकृति, किसी के बेटी की शादी में ऐसा दहेज ना आए। सीरियल खत्म हुआ तो सुरेखा रसोई में आई। लाइए, मैं बना देती हूँ चाय। ज्योत्सना को उसे सुनाने का बहाना मिल गया। मुझ पर रहम करो, बस अपनी बेटी को बिठाकर खिलाती रहो, जिसे तुमने कुछ नहीं सिखाया है। मैं अब भी अपने लायक हूँ, उन्होंने कप में चाय डालते हुए कहा। सुरेखा रसोई से बाहर आ गई। मेरी सुबह को सब काम आता है दीदी, वह अपने काम में पूरा टाइम दे पाए, इसीलिए मैं उसे नहीं करने देती हूँ। आपको भी पता है, इसकी पीएचडी पूरी होने वाली है, इस साल उसे फुर्सत नहीं है। ज्योत्सना सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। घूंट भरकर बोली, तुम नहीं होती तो उसकी पढ़ाई पूरी ही हो ना हो पाती। जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, वे डिग्री की महिमा बताने चले हैं। सुरेखा बात को और खींचना नहीं चाहती थी, इसलिए टीवी बंद करके अपने कमरे में जाकर बैठ गई। रोज यही सब सुन सुनकर वह थक गई थी। गुजरा समय आंखों के सामने घूमने लगा। पति के जाने के बाद भी सुरेखा गांव वापस नहीं गई थी। दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी होने तक किराए पर मकान लेकर शहर में ही रही। बड़ी बेटी की शादी हो गई तो गांव वापस लौटना चाहती थी, लेकिन सुबी ने नहीं जाने दिया। मम्मा, आप गांव वापस नहीं जाऊंगी, मुझे पढ़ाई पूरी करके नौकरी करनी है। आपको मेरे साथ ही रहना होगा हमेशा। सुबी ने जब छात्रवृत्ति की परीक्षा पास की, तभी किसी रिश्तेदार ने सत्यम के बारे में बताया। लड़का होनहार था, प्राइवेट नौकरी कर रहा था। पापा रिटायर्ड होकर अपने पैतृक शहर में पत्नी के साथ रहते थे। बड़ा भाई विदेश में बस गया था। सत्यम को शादी के बाद सुरेखा को अपने घर रखने में कोई परेशानी ना थी। यही कारण था कि सुबी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के बाद 3 वर्षों तक सब ठीक था, लेकिन पिछले महीने सत्यम के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। उसकी मम्मी ज्योत्सना भी साथ में आकर रहने लगी। तब से यह निवास घर कम, लड़ाई का मैदान ज़्यादा हो गया था। सुबी और सत्यम दोनों अपने अपने काम पर चले जाते और दोनों समदोनों की खूब तू मैं होती। कोई कम नहीं था। सुरेखा को अपनी बेटी की काबिलियत का अभिमान था और ज्योत्सना को बेटी की माँ होने का। ज्योत्सना पढ़ी लिखी थी, सुबह उठकर योगा करती, शाम को सैर करती, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती। पड़ोस में भी उन्होंने सहेलियां बना ली थी। हर परिस्थिति में जीवन जीना उन्हें खूब आता था। दूसरी ओर सुरेखा एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। जिम्मेदारियां भी अकेले ही निभाती आ रही थी। जीवन को जीना उसने ही सीखा नहीं था। ज्योत्सना खुश रहे, इसके लिए घर का सब काम वह अकेले ही करती थी, लेकिन ज्योत्सना उसके हर काम में मील में निकाल देती। ज्योत्सना की सहेलियां घर पर आती तो सुरेखा खाने की एक से बढ़कर एक चीज़ बनाती, लेकिन ज्योत्सना का उसके प्रति रवैया नहीं बदला। कभी पास बैठकर बात करना तो दूर, उसको देखना भी ज्योत्सना को गवारा न था। सुरेखा की सारी सत्यम की सास होने से दब गई थी। सत्यम सुरेखा की तबीयत के बारे में पूछ लेता तो ज्योत्सना का मुंह खुल जाता। उनका बस चलता तो सत्यम को कभी सुरेखा के पास भी फटकने नहीं देती। एक दिन सत्यम के बॉस घर पर आए तो ज्योत्सना ने बड़े उत्साह से
उनका स्वागत किया। उनकी पसंद का खाना भी पास के रेस्टोरेंट से मंगा लिया। सुभी ने मना किया तो ज्योत्सना ने झिड़क दिया, जिस काम को करना नहीं आता हो उसमें सलाह नहीं देनी चाहिए। तुम अपनी मम्मी के पास बैठो, बाकी मैं देख लूंगी। सुभी ने सुरेखा की ओर देखा और दोनों माँ बेटी दूसरे काम में लग गई। बॉस घर आए तो उन्होंने घर के बने खाने की इच्छा जाहिर की। सुरेखा ने तुरंत खाना बना दिया। अब तो ज्योत्सना की सारी अकड़ निकल गई। बॉस चले गए तो उन्होंने सुरेखा को खूब सुनाई, जबकि वे जानती थी कि सुरेखा ने तो स्थिति को संभाला था। सत्यम के हस्तक्षेप के बाद बात खत्म हुई। दिमाग की उथल पुथल को भुलाने के लिए सुरेखा अंदर आ गई। स्वेटर को स्टूल पर रखकर बेड पर लेट गई और कब नींद आई पता ही न चला। सुभी ने उसे उठाया। मम्मा उठो, खाना खा लेते हैं, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सुरेखा उठकर बैठ गई। बेटा, शाम को खाना मैं नहीं खाती, तुम्हें पता तो है। रात में थोड़ा दूध ले लूँगी, तुम लोग खाना खाओ। सुभी ने जिद नहीं की और बाहर चली गई। खाना खाने के बाद सुभी ने रसोई का काम खत्म किया, सुरेखा को दूध दिया और अपने बेडरूम में आ गई। सत्यम ने पूछा, आज फिर कुछ हुआ है क्या दोनों के बीच? सुभी ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, होता ही रहता है, दोनों की सोच अलग है, एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा। सुभी ने टेबल लैंप जला दिया और कमरे की लाइट बंद करके कुछ पढ़ने लगी। सत्यम ने लाइट फिर से जलाई। सुभी, मैं सोच रहा था कि ऑफिस के पास ही एक फ्लैट किराए पर ले लेता हूँ। मॉम एडजस्ट नहीं हो पा रही है, वीकेंड पर यहाँ आता रहूँगा। इस माहौल में तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। सुभी ने किताब बंद कर दी। तुम्हें याद है सत्यम, जब मम्मा हमारे साथ रहने आई थी, 1 साल लगा था उन्हें एडजस्ट होने में। सत्यम ने पूरी बात सुने बिना ही कहा, मॉम ने अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे एडजस्ट कर पाएंगी। सुभी अपनी बात पर अटल थी। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं तो लैब में पढ़ लेती हूँ, इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत लो। और दोनों सोने के लिए लेट गए, लेकिन जानते थे कि समस्या का हल निकालना आसान नहीं है। सुरेखा ज्योत्सना को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बात बन ही नहीं रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ रहने से बेटी की पारिवारिक जिंदगी में कलह बढ़े, परंतु ज्योत्सना कुछ भी समझने को तैयार न थी। सुरेखा ज्योत्सना के सामने भी नहीं आती थी। हाँ, सहेलियाँ आती तो उनकी फरमाइश पर नाश्ता जरूर बना देती। बस वही कुछ घंटे ऐसे होते थे जब सुरेखा को सामने देखकर ज्योत्सना के तेवर नहीं बदलते थे। दोनों ने काम भी बांट लिए थे, फिर भी किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। सुरेखा को पढ़ी लिखी नहीं होने के ताने सुनने को मिलते ही रहते थे। पापा के जाने के बाद से लगभग हर महीने सत्यम घर जाकर आता था। इस बार सुभी भी जाने की जिद कर रही थी। सुभी चाहती थी कि दोनों समधने अकेले रहकर ही एक दूसरे का महत्व समझ ले। यही सोचकर दोनों सुबह ही कार में बैठकर रवाना हो गए। 5-6 घंटे का रास्ता था। वहां जाकर दोनों ने तय किया कि 2 दिनों बाद वापस जाएंगे। दोनों सोच रहे थे कि अकेले रहने से उनकी मम्मियाँ एक दूसरे से समझौता कर लेंगी। इधर उनके जाते ही सुरेखा की तबीयत बिगड़ गई। बीपी की दवाई नहीं मिल रही थी। उसके सिर में बहुत दर्द था। उठकर चलने की कोशिश की तो चक्कर आ गया। जैसे तैसे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। ज्योत्सना जब रसोई में आई तो सब काम ऐसे ही पड़ा था। उसने चिल्लाना शुरू किया, आज बेटी नहीं है तो मैडम कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। पढ़ना नहीं सीखा, लेकिन चालाकी भरपूर सीखी है। बर्तन पटक पटक कर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। सुरेखा कुछ देर चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब सहन ना हुआ तो लड़खड़ाती हुई अपना पर्स उठाकर फ्लैट से बाहर की ओर चल गई। कॉलोनी में उस समय कोई बाहर नहीं होता था। सभी काम पर चले जाते या घर में ही किसी काम में लगे होते। सुरेखा तेजी से सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गई।
ज्योत्सना अब भी समंदर को कोसने में व्यस्त थी। 2 घंटे बाद भी जब सुरेखा बाहर नहीं आई, तब उन्होंने कमरे में झांका। सुरेखा वहां नहीं थी। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। घर का सारा काम फैला हुआ था। उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन दिल नहीं माना। उन्होंने पड़ोस में पूछा तो काम वाली बाई ने बताया कि उसने एक औरत को गिरते पड़ते सीढ़ियों से नीचे उतरती हुए देखा था। अब तो ज्योत्सना के होश उड़ गए। अंदर आई तो बिजली गायब। सत्यम को फोन लगाया। उसने बताया वह बिल जमा करना भूल गया है, इसीलिए बिजली कट गई है। सत्यम को बताते बताते रह गई सुरेखा के बारे में। फटाफट प्लेट में ताला लगाकर नीचे सड़क पर आ गई। जो भी मिला उसी से पूछा। बिल्डिंग के चौकीदार ने बताया कि सूती धोती पहने एक औरत स्टेशन की तरफ गई थी। स्टेशन थोड़ी दूरी पर ही था। अब ज्योत्सना का माथा ठनका। ट्रैफिक इतना कि सड़क पार करना मुश्किल था। लगभग दौड़ती हुई वह स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन तभी गई थी। ज्योत्सना को लगा कि सुरेखा चले गई है। वह परेशान होकर प्लेटफॉर्म पर एक सीट पर बैठ गई। वहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे। कोई कह रहा था पानी लाओ, कोई कह रहा था पंखे के नीचे बैठाओ। ज्योत्सना खड़ी होकर देखने लगी तो उसके होश उड़ गए। सुरेखा बेहोश पड़ी थी। ज्योत्सना ने पड़ोस वाले निर्मल जी को फ़ोन किया। सत्यम और सुभी दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा था। 1-2 लोगों की मदद से सुरेखा को हवा वाली जगह पर लिटाया। सुरेखा अब भी आंखें नहीं खोल रही थी। ज्योत्सना लगभग रोने वाली थी। तभी सुरेखा ने कराह कर करवट बदली। ज्योत्सना ने पहली बार बुलाया, सुरेखा उठो, हिम्मत कर, घर तक चलो, वहीं जाकर बिस्तर पर लेटना। सत्यम और सुभी भी स्टेशन पर आ गए थे। ज्योत्सना ने जोर से सुभी को पुकारा। सुरेखा उठकर चली, लेकिन नीचे गिर गई। ज्योत्सना ने उसका पर्स उठाया और सुरेखा को वापस सीट पर बैठाया। सुभी और सत्यम भी दौड़ कर पहुंचे। सुभी ने तुरंत पर्स से एक टॉफी निकालकर सुरेखा के मुंह में डाल दी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। शुगर लो होने से मम्मा को कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, सुभी ने सुरेखा के पास बैठते हुए कहा। वहाँ पर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। लगता है आपस में झगड़ा हुआ है। ज्योत्सना लगभग चीखी। अपने अपने टिकट का ध्यान रखें सब, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। सामने से पुलिस वाला भी आ गया। सत्यम पुलिस वाले को स्थिति समझाने में लगा था। कोई बुलाकर ले आया था पुलिस वाले को। सुभी ने सुरेखा की स्थिति समझाई तो वह घर लौटने को तैयार हुई। घर आने पर ज्योत्सना का अलग ही रूप दिखाई दिया। उन्होंने सबके लिए चाय बनाई और सुरेखा के पास आकर बैठ गई। देखो सुरेखा, अब कोई नाटक मत करना। सुरेखा ने मन में सोचा, किस मिट्टी की बनी है यह औरत, बीमारी को भी नाटक बता रही है। ज्योत्सना अपनी धुन में बोल रही थी, मेरी जान निकल गई थी। आज तक किसी के लिए भी इतनी परेशान नहीं हुई हूँ। सुरेखा हैरान होकर ज्योत्सना को देख रही थी। ज्योत्सना अभी बोल रही थी, गाँव जाना तो इस समय नहीं हुआ, पर मैं तुम्हें घुमाने जरूर ले जाऊंगी। कल ही दोनों चलेंगे बरेली वाले घर में। यहाँ दिल्ली में मन नहीं लगता है। सुरेखा ने आश्चर्य से ज्योत्सना की ओर देखा। सत्यम और सुभी भी इस घोषणा से अनजान थे। ज्योत्सना ने सुरेखा के हाथ से चाय का खाली कप लेकर मेज पर रख दिया। उठो सिस्टर, सामान पैक करो। कुछ दिन अपन मर्जी की ज़िंदगी जिएंगे। मुझे तुमसे स्नैक बनाना भी सीखना है। मेरी सहेलियाँ बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। सुरेखा धीरे से बोली, एक गंवार कम पढ़ी लिखी औरत के साथ आप कैसे रहेंगी दीदी? ज्योत्सना इस बार चिल्लाई नहीं। सुरेखा के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसका सिर दबाने लगी। दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दोनों साथ चलेंगे। ये भी हमारी लड़ाई से तंग आ चुके हैं। इन दोनों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। सुरेखा की आंखें नम थी। सुभी के पिता के जाने के बाद किसी ने उसे इतने मनोहार से बात नहीं की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई कुछ ही दिनों में इस तरह उसके मन की बात समझ जाएगा। आज एहसास हो रहा था कि
ज्योत्सना के प्रति उसकी सोच कितनी नकारात्मक थी। वह ज्योत्सना के कदमों में झुकी, लेकिन उन्होंने गले से लगा लिया। इन रिवाजों से बाहर आ जाओ, अब तुम्हें बहन कहा है ना, वही रिश्ता मानना। अब समधन बनकर तो झगड़ा ही हुआ। सुरेखा बिस्तर से उठकर चली तो ज्योत्सना ने रोक दिया। यहीं रुको, खाना मैं बनाऊंगी, तुम आराम करो। सुबी और सत्यम चुपके से कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन सुरेखा और ज्योत्सना अपना अपना बैग लेकर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। सुबी और सत्यम हंस हंसकर उन्हें कल की बात याद दिला रहे थे। स्टेशन वही था, लेकिन माहौल बदल गया था। दो समधन अब बहन बन गई थी।